चलिए, नमस्ते नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं रेलवे और एसएससी का ये जो कंबाइंड क्लास है इसमें आप सभी का स्वागत करते हुए और आज के क्लास की मैं शुरुआत करता हूं। जो लोग अभी तक जुड़ गए हैं उनका ढेर सारा स्वागत है, वेलकम है। और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द इस क्लास को जुड़ेंगे और फिर देखिए क्लास में कितना मजा आता है। तो चलिए, इस क्लास में हम लोग पावर डोज के रूप में पढ़ते हैं। इसे आप कह सकते हैं एक बूस्टर डोज होता है। तो बूस्टर डोज, आज के बूस्टर डोज में आप सभी का वेलकम है। तो आज का पहला सवाल है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 24 सेमी और विकर्णों का योगफल 14 सेमी है। आप सभी जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 d2 होता है और ये दिया है 24। तब तो यहां से d1 और d2 कितना हो जाएगा? 48। ठीक है। उसके बाद विकर्णों का योगफल 14, आई मीन d1 प्लस d2 कितना हो जाएगा? 14। तो आइए मेरे दोस्त, अब यहां पर हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं और बड़ी प्यार से आप देखिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले हमने क्या देखा कि रोम्बस के दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट है 48 और दोनों का योगफल है 14। ऐसा दो वैल्यू बताइए जिनको जोड़ने से 14 आ जाए और गुणा करने से 48। तो एक 8 होगा और दूसरा 6 होगा। 8 6 48 हो जाएगा और 8 प्लस 6 हमारा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारे पास दो ठीक है, एक रोम्बस के दोनों डायगोनल हमें मिल गए। और हम सभी को पता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तब तो जो 8 है वो मेरा 4 4 हो जाएगा, जो 6 है वो मेरा 3 3 हो जाएगा। अब एक नॉर्मल सा काम करें, इस समकोण त्रिभुज में अगर चले, ये मेरा 4 ये मेरा 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला सवाल। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ऐसे एंजॉय करते रहिए, काम करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो 2 नंबर सवाल क्या है। एलसीएम एचसीएफ से सवाल है। कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 21 और उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि दो संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अब आप देखिए, अगर दो संख्या का एचसीएफ हमारा 21 है तो मेरे दोस्त एचसीएफ यदि 21 है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा? इसका मतलब नंबर इसी 21 के मल्टीपल में होगा, यानी 21A और इंटू 21B, 21A और 21B। एचसीएफ अगर 21 है तो दोनों नंबर 21 के मल्टीपल में होगा। ठीक है। अब क्या कहा? एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। तो अगर हम एलसीएम को देखें तो मेरे दोस्त ई एचसीएफ का 221 गुना हो जाएगा। अब आप ही सोच के देखिए कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो जिनका एलसीएम निकालना है उनमें जो कॉमन है उसे आप लिख लीजिए, जो कॉमन नहीं है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही मेरा एलसीएम हो गया। एचसीएफ मेरा 21 है और मेरे दोस्त ये 221 गुना है तो 221 एज इट इज हो गया। अब आप यहां से देख सकते हैं 21 से 21 चला गया, a इंटू बी ये हमें दिख रहा है 221। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सवाल है दोस्त? ई जो आपका 21A और 21B है, इसमें मेरे दोस्त A और B क्या है? तो जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर एचसीएफ 21 है इसका मतलब ये दोनों में से 21 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो 21 कॉमन ले लेने के बाद A और B में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी A और B हमारा को प्राइम है। तो A और B को प्राइम है जिनको गुणा करने से 221। तो ऐसा दो मान बताइए जिनमें कुछ कॉमन भी नहीं हो और गुणा करने से 221 आ जाए। तो वो मेरे दोस्त 1 और 221 ही हो सकता है, और नहीं तो मेरे मित्र 13 गुने 17 हो सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, आप थोड़ा इसे ध्यान रखना। तो मेरे दोस्त हमारे पास ए बी का ये मान संभव है और नहीं तो ए बी का ये मान संभव है, क्योंकि अगला मान लिखेंगे तो फिर से 17 गुना 13 हो जाएगा जो कि रिपीट हो जाएगा, इसलिए यहीं पर रुक जाइए।
ठीक है। तो अब ए और बी का यही मान आप पुट कर दीजिए। तो अगर ए और बी का यही मान आप पुट करते हैं तो एक आपका 21 इंटू 1 21 हो जाएगा, और एक क्या होगा 21 और इंटू, ठीक है, 21 और इंटू बी का मान है 221। तो मेरे दोस्त ये तो हमारा 21 हो जाएगा, और ये 21, 42 और 2 44, और 42 और 4 46। हमें क्या बोला था? हमें बोला था कि उन दोनों संख्या में कोई एक संख्या इन दोनों के बीच होना चाहिए। तो देखिए दोनों में से कोई भी इनके बीच में नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ए का मान 13 और बी का मान 17। तो 21 और गुने 13, और मेरे दोस्त 21 और गुने में 17। तो यहां से होगा 13 एकम 13, 26 और 1 27, और ये हमारा 17। तो इन दोनों के बीच हमें 273 नजर आ रहा है। तो कहा जो संख्या इन दोनों के बीच में होगा उसको छोड़ दीजिएगा, और उसके अलावे जो आपको नंबर दिख रहा है ना, नंबर, उसके सम ऑफ डिजिट बताइए। तो सम ऑफ डिजिट का मतलब 5 3 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15। अब आप में से जिनका 15 आ रहा होगा करेक्ट है, और जिनका 15 नहीं आ रहा होगा तो वो अपने क्वेश्चन के आंसर में सुधार करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त चलते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान से देखिए और ध्यान से इसे समझिए। ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। आते हैं अब 3 नंबर पर। क्या है? एक धनराशि बैंक में जमा की गई जिसका चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पहले वर्ष और तीसरे वर्ष में इतना और इतना रुपए हो गया। बताइए ब्याज की दर क्या होगी। मैं देख पा रहा हूं कि पहले साल के अंत में आपका पैसा बढ़कर 1200 हो गया है, और तीसरे साल के अंत में आपका पैसा 1587 हो गया है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम मेरे दोस्त बात करें, ये 1 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का अमाउंट है, यानी साल कितने साल का गैप है? 2 साल का गैप है। क्या किया जाए? तो मेरे दोस्त इसके लिए 2 साल का गैप है, लेकिन रेट क्या होता है? 1 साल में 100 रुपए के ऊपर लगने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। तो मित्र मेरे ये 2 साल का गैप है ना, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? 1 साल के गैप पर आना होगा। तो इसके लिए पहले इसको सिंपलेस्ट कर लीजिए, कटता हो तो काट लीजिए। ये 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये 529,987 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे दोस्त? 2 साल से 1 साल पे आना है, तो आप इसका वर्गमूल लीजिए और आप इसका भी वर्गमूल लीजिए। ठीक है, तो बताइए 400 का वर्गमूल 2 साल से 1 साल पे आना है वर्गमूल, 3 साल से 1 साल पे आना है क्यूब रूट, 4 साल से 1 साल पर आना फोर्थ रूट। बताइए 400 का वर्गमूल कितना? 20 होगा, और 529 का कितना होगा? 23 हो जाएगा। तो 2 साल से हम 1 साल पर आ गए। बस अब आप वृद्धि प्रतिशत देख लीजिए। तो 1 साल में 20 बनेगा 23, यानी ब्याज कितना? 3। किस पर? 20 पर, इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई? ये हमारा 15% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 15% हो जाएंगे। ठीक है, 15% हो जाएंगे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये मेरा 3 नंबर सवाल था मेरे दोस्त। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखो ये क्या है, हमें कहा गया 3 कंटेनर के आयतन 3, 4 और 5 के अनुपात में है। उनमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो इतना इतना और इतना है। कह रहा है इन तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाए तो चौथे कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क एंड वाटर का रेशियो आप देखिए इस कंटेनर में कितना है। पहला बर्तन में 4:1 है, दूसरे बर्तन में देखें 3:1 है, तीसरे बर्तन में देखें ये 5 मेरे मित्र 2 है। ठीक है, और तीनों बर्तन के वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। तीनों के वॉल्यूम का रेशियो है 3:4:, और मेरे दोस्त कितना? 5। ठीक है, क्या करेंगे अब? तो मेरे दोस्त सबसे पहला काम तो ये फोर्थ कंटेनर में डालने से पहले आपको चेक करना होगा कि जो वॉल्यूम कहा गया क्या वो वॉल्यूम सही में है अथवा नहीं है। तो अगर हम चेक करने चले जाएंगे तो बड़ी प्यार से मेरे दोस्त आप इसे देखना। देखो पहला में 4:1 5, दूसरा में 3:1 4, तीसरा में 5:2 7। मेरा सवाल यह है कि तीनों मिक्सचर का जो वजन है वो 5 4 7 नजर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया? 3 4 5 कहा गया।
जो कहा गया वो नजर नहीं आ रहा है तो क्या करना होगा मेरे दोस्त, उसे बुलाना होगा। आई मीन इस रेशियो को ऐसा बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे इसके लिए? तो सबसे पहले इसको बराबर कर लेंगे, और बराबर होता कैसा है? एलसीएम से। कैसे है? एलसीएम से। तो 7, 4 और 5 का एलसीएम 140। 140 तो बोले इसको 140 बनाने के लिए 28 से गुना, 140 बनाने के लिए 35 से, इसको 140 बनाने के लिए 20 से। तो अब देखिए 140 140 140 1:1:1, तो 1:1:1 कर लिए ना। लेकिन आपको करना क्या है? 3 4 5। तो जिसको 3 करना है उसमें 3 से गुना कीजिए, जिसको 4 करना है उसमें 4 से गुना कीजिए, जिसको 5 करना है उसमें 5 से गुना कीजिए। ठीक है, अब क्या? कुछ नहीं। देखिए बैलेंस करने के लिए 140 140 140 कट जाएगा तो 3 4 5 बच जाएगा। 3 4 5 कर दिया मैंने। लेकिन 3 4 5 करने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा गुना 100 से करना पड़ा, तो 100 से इधर भी करना होगा और 100 से इधर भी करना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर देख लो, एक्स्ट्रा गुना 140 से करना पड़ा तो 140 से इधर भी करना होगा, 140 से इधर भी करना होगा। एक्स्ट्रा गुना 84 से करना पड़ा तो 84 से इधर भी करना पड़ेगा, 84 से इधर भी करना पड़ेगा। तो देखिए 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, यहाँ पर 14 तिया 42 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 500 हो जाएगा। 6 5 और 9 3 12, तो ये मेरा हो जाएगा 1256। इसके बाद देखिए 84, 140 और ये 200, तो 200 और 140 ये हो जाएगा 340, और प्लस मेरे दोस्त 84, तो ये हमारा हो जाएगा 4 8 4 12, 3 और 1 4। ठीक है, क्या करना है? इसे सिंपलेस्ट करना है। सिंपलेस्ट करने का मतलब ये हो गया, इसको काटिए। तो मित्र मेरे काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 4:1 होने से रहा। हम देख रहे हैं ये 8 से कटने वाला है, 8 से काटिए। तो मेरे दोस्त 8 से अगर काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 पचे 40, 8 सते 56, और यहाँ 8 से काटेंगे 8 पचे 40, 8 तिया 24। यानी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है 157 और इस 253 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप में से बहुत लोग इसको बना पा रहे हैं, काफी अच्छा फील कर रहे होंगे। जो बना पा रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं बना पा रहे हैं कैलकुलेशन को देखिए, 1 बाय 1 करके धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आओ मेरे दोस्त चलते हैं 5 की ओर। 5 नंबर सवाल देखो, देखो ये है क्या। पहले मेरे दोस्त हमें कहा कि 6/8 में 5 का और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। अब आप स्वयं सोचिए, 6/8 में 5 का और मेरे मित्र 6/25 में 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो 6/8, तो आप ऐसा करो पहले भाग दे लो, तो 0.7, 8 सते 56, 8 पचे 40। यहाँ पे आप देख लो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 चौको 100। अब हमें क्या कहा गया कि सर आप इसमें 5 का स्थानीय मान बताइए और इसमें आप 4 का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए जिसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू मांगा है उसको ऊपर रखिए, और नीचे क्या, तो आप ये देखिए कि डेसिमल के बाद केमा स्थान पर वो है पहला, दूसरा, दूसरा स्थान पर एक पर 2 जीरो दीजिए। यहाँ 4 का स्थानीय मान तो 4 लिखिए, और डेसिमल के बाद केमा स्थान है पहला, दूसरा, 2 स्थान है तो दूसरे स्थान पर है तो नीचे 2 जीरो दीजिएगा। हमें इसका योगफल मांगा है तो 9 बटे कितना हो जाएगा 100। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 9 बटे 100 हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट का प्लेस वैल्यू ऐसे ही फाइंड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही फाइंड करते हैं। ओके, चलिए प्रियंका जी, चंदन जी, सब लोग का सही आंसर है। वेरी गुड मेरे दोस्त, पढ़ो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आ जाओ और इसको देखते हैं ये क्या है। देखिए हमें ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को इतना 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 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, ठीक है मेरे दोस्त, और इस समबाहु त्रिभुज एक भुजा को 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी भुजा को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ध्यान देना, एक भुजा को 300 की स्पीड से, एक भुजा को 200 की स्पीड से, और एक भुजा को 240 की स्पीड से।
ट्रेवल कर रहा है। हम सभी लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड इक्वल होता है। इसका मतलब इस स्पीड से जो डिस्टेंस, इस स्पीड से वही डिस्टेंस और इस स्पीड से वही डिस्टेंस, यानी तीन अलग अलग स्पीड से इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो पहला काम क्या है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये कंसेप्ट है कि जब अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही हो तो वो डिस्टेंस कुछ और नहीं, इस डिस्टेंस का सॉरी डिस्टेंस कुछ और नहीं, इस अलग अलग स्पीड का एलसीएम होता है। आप एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम हो जाएगा 1200 किलोमीटर, यानी 1200 किलोमीटर ये भी हो जाएगा, 1200 किलोमीटर ये भी हो जाएगा और 1200 किलोमीटर ये भी हो जाएगा। तो 300 से 1200 जाएगा तो 4 घंटा, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1200 जाएंगे 6 घंटे, 240 की स्पीड से 1200 जाएंगे 5 घंटे हो जाएंगे। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए एवरेज स्पीड। तो बताइए, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, आप कहिएगा कि 3600 बटा टोटल टाइम 4 6 10 और 5 15, क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 240 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा हो गया 240 किलोमीटर पर आवर। क्या उम्मीद करें कि समझ में आ रहा होगा? है बिल्कुल बिल्कुल, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो था ये हमारा 6 नंबर सवाल। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है मेरे दोस्त, आओ देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 6 बराबर 0 का अगर त्रिज्या हमारा 6 है तो बताइए क्या होगा सी का मान। देखिए, एक जनरल सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी बराबर 0। ये है एक सर्कल का जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये जिस सर्कल का जनरल इक्वेशन है उस सर्कल का सेंटर क्या होता है? -g और -f। और उस सर्कल का रेडियस क्या होता है? रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। बड़े प्यार से आप निकाल सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि यहीं से कंपेयर कर लो। कंपेयर करेंगे ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप देखिए 2g के जगह पर क्या है? -6, 2f के जगह पर क्या है? 8 और c के जगह पर c है। तो हम यही कह सकते हैं कि 2g अगर -6 है तो g का मान -3 होगा। आप देखिए 2f के जगह पर 8 है तो यहां से f का मान क्या होगा? 4 होगा। तो मेरे दोस्त बाकी c तो आपके पास c ही है, कोई बात नहीं है। तो सीधा सीधा रेडियस को डिफाइन करिए। रेडियस बराबर रूट के अंदर ये हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। देखिए आर हमारे पास कितना है? 6, तो ये मेरा 6 हो गया मेरे दोस्त। और रूट के अंदर अगर हम जी स्क्वायर की बात करें, -3 का स्क्वायर 9 होगा, हमारा जो एफ है 4 का स्क्वायर 16 होगा और माइनस हो गया सी। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा और ये 25 और माइनस सी। तो मित्र मेरे सी का मान -11, यानी कि इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा हो जाएगा -11। ठीक है, -11। क्या कोई दिक्कत है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा रितेश वर्मा, सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ सीडीएफ सब कुछ। ठीक है, ये था हमारा 7 नंबर सवाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आओ मेरे दोस्त 8 नंबर सवाल को देखते हैं। हमें कह रहा है कि यदि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 170.5, तो बताइए वो धनराशि क्या होगा। आपको सबसे पहले ये बताओ कि अगर मेरा रेट दिया है 10%, फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10 हो जाएगा। और आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब किसी रेट का फ्रैक्शन 1/a के फॉर्म में होगा तो इस स्थिति में CISI का जो डिफरेंस है बटे प्रिंसिपल, 3 साल के CISI का अंतर बटे प्रिंसिपल बराबर 3a + 1 और बाई हो जाएगा AQ। ठीक है, आप देख लो डिफरेंस 170.5 है। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल पता नहीं मुझे, 3a तो मेरे दोस्त यहां पर हो जाएगा 10 दिया 30 और 1 31 हो जाएगा। और ये 10 का स्क्वायर कितना? 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहीं पर देख लो, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 0 आएगा,
एक जीरो से ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। बाकी अगर इससे हम इसको काटना चाहेंगे तो 31 बचे 155 बचेगा 15, 31 बचे 155, यानी प्रिंसिपल बराबर 100 और गुने 55 यानी कि 5500 हो जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5500। ठीक है, 5500। अब जिनके भी 5500 आप में से आ रहे होंगे एकदम करेक्ट रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो ये हमारा 9 नंबर सवाल है, क्या होगा ये। मित्र मेरे, ये सवाल कहता है कि यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं, ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव एक साथ खड़ा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास मेरे दोस्त क्या है, सर्कल। ठीक है, याद रखना एक सर्कुलर टेबल पर अगर हम n लोगों को बैठाते हैं, सर्कुलर टेबल पर n लोगों को बैठाने का जो टोटल वे होता है वो कुछ और नहीं, फैक्टोरियल n-1 होता है। कितना? फैक्टोरियल n-1। n लोगों को वृत्ताकार टेबल पर बैठाने का कुल तरीका फैक्टोरियल n-1। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है मेरे दोस्त जिसमें हमें यह कहा गया सर्कुलर टेबल पर 9 व्यक्ति को बैठाना है। 9 व्यक्ति को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 व्यक्ति को टेबल पर बैठाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई 2 व्यक्ति हमेशा एक साथ बैठेंगे। मेरे दोस्त सबसे पहले मैं ये बताऊं, 9 व्यक्ति को अगर सर्कुलर टेबल पर बैठाओगे तो कुल तरीका क्या होगा। 9 व्यक्ति को सर्कुलर टेबल पर बैठाने का विदाउट एनी कंडीशन कुल तरीका होगा फैक्टोरियल 9-1 यानी कि फैक्टोरियल 8। लेकिन अगर मैं आप पर यह कहूं कि जब दो पर्सन एक साथ बैठेगा तो मेरा तरीका क्या होगा। ये तो मेरे अनुकूल तरीका हो गया ना, फेवरेबल आउटकम। मैं जैसा चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि 2 व्यक्ति एक साथ बैठे। आपने परमुटेशन पढ़ा होगा, जो एक साथ बैठते हैं उन्हें हम एक काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही प्रयास में बैठ जाते हैं। तो जो एक साथ बैठ रहे हैं उन्हें मैं एक काउंट कर रहा हूं, तो बाकी बच कितने गए, बाकी बच जाएंगे 3 और 4 7। तो यहां एक काउंट हो गया, बाकी बच गए 7, यानी 7 और 1 हो गए 8। 7 ये हो गए, 1 ये, 8। 8 लोगों को वृत्ताकार टेबल पर बैठाने का तरीका जो होगा वो फैक्टोरियल 8-1 होगा। जितने भी लोग होंगे अगर उनको सर्कुलर टेबल पर बैठाएंगे फैक्टोरियल उतना -1। लेकिन आपको यह भी समझ में आना चाहिए जो एक साथ बैठ रहे हैं वो आपस में जगह भी बदलेंगे। तो 2 लोग एक साथ बैठ रहे हैं तो आपस में जगह बदलेंगे फैक्टोरियल 2 तरीके से। ठीक है, तो मेरे दोस्त हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए। लीजिए प्रोबेबिलिटी, हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे फैक्टोरियल 7 और इंटू फैक्टोरियल 2 और बटे टोटल परिणाम ये हो गया फैक्टोरियल 8। तो यहां से फैक्टोरियल 7 इंटू 2 हो जाएगा और ये हमारा 8 इंटू फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 चला जाएगा, 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे दोस्त क्वेश्चन जब ढंग के होंगे तो आपको काम करना होगा, बिना काम किए उपाय नहीं होगा। एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे क्वेश्चन को बनाने के लिए अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अब मेरे दोस्त 10 नंबर सवाल क्या है इसको समझिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, कह रहा है कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और इस पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप जिस लाइन का इक्वेशन चाहते हो आप जिस लाइन का इक्वेशन चाहते हो वो किससे पास करती है, 2,3 से। तो अगर मेरा लाइन 2,3 से पास करती है तो उस लाइन के इक्वेशन को ये 2,3 सेटिस्फाई करेगा। तो जरा सेटिस्फाई करा लो। x का मान 2, y का मान 3, 0 बनाएगा नहीं बनाएगा।
x का मान 2, y का मान 3, 0 बनाएगा? बनाएगा। x का मान 2, y का मान 3, 0 बनाएगा? नहीं बनाएगा। x का मान 2, y का मान 3, 0 बनाएगा? नहीं बनाएगा। यानी केवल यही वो ऑप्शन है जो मेरे दोस्त सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन आप अगर मेथड से बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, उसको थोड़ा देख लो मेरे दोस्त। एक पॉइंट है हमारा 2,3, पॉइंट हमारा क्या है 2,3, और मेरे दोस्त क्या कहा गया हमें 2,3, 2,3 से -5,6 और मेरे दोस्त -6,5। ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान ये रखना होगा, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है। और हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि इस परपेंडिकुलर की लंबाई क्या होगी, सॉरी लंबाई कह रहे हैं, इसका समीकरण m इंटू एक्स माइनस एक्स। लेकिन इसके लिए मुझे स्लोप निकालना होगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, एक काम करो मेरे दोस्त, इसका स्लोप m1 कह दो, इसका स्लोप m2 कह दो। और आपको पता होना चाहिए कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो देख लो मेरे दोस्त, एक का स्लोप, इसका स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 6 बटा x2 माइनस x1, तो -6 और माइनस माइनस +5, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, -1 बाय -1 1 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, ये अगर 1 है तो मेरे दोस्त ये जो होगा वो -1 होगा। कैसे, अगर ये 1 है, m2 हमें नहीं मालूम, तो निकाल के देख लो, m2 आपका -1 होगा। अब क्या ही दिक्कत है, जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उस पर एक पॉइंट मालूम है, उस पर स्लोप मालूम है। बैठाइए, y माइनस y1, y1 कितना है आपका 3 है, स्लोप कितना निकला है -1, x माइनस x1, x1 कितना है ये मेरे दोस्त हमारा 2 है। अब देखो y माइनस 3 बराबर -x माइनस माइनस +2, क्या हो जाएगा, इस पार ले आओ, x मेरे दोस्त प्लस में y, 2 आके इधर जुड़ेगा, -5 बराबर 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मेरे दोस्त आपको मेथड से भी करने आना चाहिए और शॉर्टकट भी करने आना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर दिखाई नहीं देता है। अच्छा, हम देखते हैं, कहते हैं कि क्वेश्चन का कलर चेंज करने के लिए या फिर बैकग्राउंड व्हाइट से दूसरा करने के लिए। ठीक है, हम बैकग्राउंड चेंज करवाते हैं, आप घबराओ नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह था हमारा 10 नंबर सवाल। अब देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कहता है। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि सर, ये जो हमारे पास कुछ डाटा है, आप बताओ इसका प्रसरण क्या होगा। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, प्रसरण निकालना है या मानक विचलन निकालना है। पहला काम है आपको माध्य निकालना। माध्य बराबर क्या होगा, सबको जोड़ना होगा। लो, 15, 12, 27 और 9, 36, 36, 5, 41, 7, 48, 48 और 6 हो जाएगा 54। कितने टर्म है, 4 और 2 6, क्या होगा माध्य 9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डेविएशन का स्क्वायर निकालना है। तो चरमान में से माध्य घटाते चलिए और स्क्वायर करके लिखते चलिए, है ना। डेविएशन यही तो होता है, प्रत्येक चरमान में सेंट्रल टेंडेंसी का मान घटाइए, स्क्वायर करके लिखिए। हो गया 6, 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। ध्यान दो मेरे दोस्त, तो ये हमारा हो गया डेविएशन का स्क्वायर, और जो डेविएशन का स्क्वायर आया है, आप मेरे दोस्त इसका माध्य निकाल लीजिए। कितने टर्म है, 6 टर्म है। अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा हो गया 25, 25 और 45, 70, 70 4 74, 74 बटा 6, यानी बोले तो 37/3। ठीक है, जानते हो डेविएशन के स्क्वायर का जो माध्य आया है, इसी को प्रसरण कहते हैं, इसी को प्रसरण कहते हैं, विचरण कहते हैं। यही हमारा वेरिएंस, यही वेरिएंस। आई होप कि आपको समस्या नहीं होना चाहिए। अरे कम से कम लाइक का बटन तो प्रेस करके आगे बढ़ो। बताओ, अभी मैंने एक क्लास खत्म की थी प्लेटफॉर्म टीचर वाले चैनल पर, उसके बाद में आपके लिए पूरा दिन क्लास लेने के बाद आपके लिए मैं लाइव हो जाता हूं। ठीक है, और लगातार जो सोचता हूं, जो मन कहता है कि आपका साथ अवश्य दूंगा, है ना।
ओके मेरे दोस्त, बस आपका काम है रेलवे और एसएससी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचाना। बस उन तक ये वीडियोस पहुंच जाएगा, वो समझ जाएंगे कि ये मास्टर किस लेवल का क्वेश्चन लेके आ रहा है। ठीक है, चलो अब मेरे दोस्त देखो ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि तेंदुलकर शब्द से दो अक्षर चुनिए, दोनों अक्षर के वोवेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तेंदुलकर में वोवेल, एक वोवेल, दूसरा वोवेल, तीसरा वोवेल, यानी ई, यू और ए। तेंदुलकर में मेरे दोस्त बस यही है जो हमारा वोवेल है, यही वोवेल है, और बाकी जो है वो सभी कॉन्सोनेंट है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉन्सोनेंट हैं और 3 हमारा वोवेल है, यानी कुल मिला के 9 लेटर है। ठीक है, हमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये कैसे प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, तेंदुलकर से 2 लेटर चुनना है और वो दोनों वोवेल होगा, तब तो तेंदुलकर में केवल 3 ही वोवेल है। अब तेंदुलकर से 2 लेटर चुनूंगा और दोनों ही वोवेल होगा, तब तो वो इसी 3 में से कोई 2 वोवेल होगा, इसी 3 में से कोई 2 वोवेल होगा, जबकि हम चुने हैं किस में से, 9 में से कितना, 2। आइए मेरे दोस्त, ये हो जाएगा कैलकुलेशन करने से 3 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 8, यानी रिजल्ट हो जाएगा 1/12, है ना, रिजल्ट हो जाएगा 1/12। ये ऑप्शन रॉन्ग है इसका, पिछले क्वेश्चन का ही ऑप्शन आ गया है, पिछले क्वेश्चन का ही ऑप्शन इसमें आ गया है। आवाज रुक रुक कर आता है, नहीं रुकेगा मेरे दोस्त। चलो ये था हमारा 12 नंबर सवाल। अब चलते हैं 13। ये देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्त, कहता है कि एक बैग में 30 गेंदें रखी हुई है जिस पर 1 से 30 तक का अंक अंकित है, 1 2 3 करके। बैग से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर जो अंकित संख्या है वो 4 या 6 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 4 या 6 से विभाज्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां देखो, पहले आप 4 से डिविजिबल, फिर आप 6 से डिविजिबल लिख लो। 1 से 30 तक में 4 से डिविजिबल 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28, बस 4 से इतने ही डिविजिबल नंबर हैं। 6 से निकाल लो, 6, 12, 18, 24, 30, 6 से डिविजिबल इतना ही नंबर है। जानते हैं जब कहीं भी लिखा हो 4 या 6, 4 या 6 लिखा है, इसका मतलब 4 से डिविजिबल भी चाहिए, 6 से डिविजिबल भी चाहिए, और जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा वो भी चाहिए, लेकिन एक बार चाहिए, दोबारा नहीं। आप देख लीजिए दोनों में कॉमन कौन है। आपको दोनों में कॉमन ये दिख रहा है, आपको दोनों में कॉमन ये दिख रहा है। तो मेरे दोस्त मैं बस इतना कहूंगा कि आपको दोनों से डिविजिबल वाला चाहिए, लेकिन एक बार। इसका मतलब है कि एक बार क्या करना होगा, हटाना होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 या 6 से डिविजिबल होने वाली कितनी संख्या हो जाएगी, 4 3 7 और 7 और 3 10। तो मेरे दोस्त 4 या 6 से डिविजिबल होने वाली टोटल संख्या हो गया 10। हमें कहता है कि सर एक गेंद निकालें और उस पर 4 या 6 से डिविजिबल होने वाली नंबर हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो मेरे दोस्त जानते हो, निकाली गई एक गेंद पर 4 या 6 से डिविजिबल होने वाली नंबर होगी तो इसी 10 में से कोई एक होगा। बाकी हम निकाले हैं किस में से, तो बैग में मेरे दोस्त 30 गेंद है जिसमें हम एक गेंद निकाले हैं। यह फाइनली हो जाएगा 1/3। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम शानदार प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है कि सर बताओ इसके मानक विचलन क्या होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो पहला काम है आपको माध्य निकालना, है ना। तो देखो ये 21, 9, 30, 30 और 20, 50। टर्म कितने हैं, 5। माध्य क्या हो जाएगा, 10, है ना। अब क्या है, डेविएशन का स्क्वायर निकालना है, प्रत्येक चरमान में से माध्य घटाना है
और उसको स्क्वायर करके लिखते चलना है। अब जरा देखिए मेरे दोस्त, 10 में 10 गया 0, 11 में 10 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 12 में 10 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 10 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और 9 8 में से 10 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। पता है क्या हो गया? ये हो गया प्रत्येक चरमान में से सेंट्रल टेंडेंसी के मान को घटाता गया मैं और स्क्वायर करके लिखता गया। अब जो कुछ भी आया है डेविएशन का स्क्वायर, अब इसका माध्य निकाल लीजिए। तो सभी डेविएशन को जोड़ना है और मेरे दोस्त नंबर ऑफ डेविएशन यानी 5 से आपको भाग देना है। 10/5 हो जाएगा 2। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा प्रसरण है, ये मेरा विचरण है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मानक विचलन। मानक विचलन बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन, जो क्या होगा? रूट के अंदर वेरिएंस, यानी √2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी अब आपको कभी भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल आएगा, आप बड़ी प्यार से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा 14 नंबर सवाल है। अब चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। इस सवाल को देखिए क्या है। कहता है x को 7 से विभाजित करने पर 1 रिमाइंडर आता है, दूसरी संख्या y को उसी 7 से विभाजित करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है। अब x प्लस y को 7 से विभाजित करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? देखिए x को 7 से डिवाइड किए हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। y को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो मेरे दोस्त कितना? 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो x को 7 से भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर, y को 7 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर। अब हमें क्या कहा गया? अब हमें कहा गया कि x और y दोनों के योगफल को 7 से भाग देंगे तो मेरे दोस्त क्या रिमाइंडर आएगा? अब यहां देखिए क्या भाई, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि x को 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर हमारा 1 आए। इसका मतलब x का मान क्या होना चाहिए? x का मान कम से कम 1 होना चाहिए ताकि 7 से भाग दे तो 1 रिमाइंडर आए। y में 7 से भाग दे तो 2 रिमाइंडर, तो y का कम से कम मान 2 होना चाहिए। ठीक है ना? अब हमें कह रहे हैं x प्लस वाई में 7 से भाग दीजिए। x का मान मेरा 1 है, y का मान मेरा 2 है, इसमें 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। है ना? बड़े प्यार से आप कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है भाई लोग, आओ, ये था हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या है। PQRS बिंदुओं पर AB, BC, CD और AD को स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज ABCD के भीतर एक वृत्त बनाया गया। ठीक है, कोण 20 90 डिग्री, AD हमारा 24, AB हमारा 27, DR 6 सेमी, वृत्त की परिधि क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को बड़ी प्यार से समझिए। क्या है मेरे दोस्त? एक चतुर्भुज के अंदर है ना, चतुर्भुज के अंदर है। तो ऐसा करो, सबसे पहले सर्कल ही बना लो। बना लिए? ठीक है, क्या करना है? हमें कोण बी को समकोण रखना है, कोण बी को समकोण रखना है। ध्यान देना अच्छे से। देखिए ये हमारे पास मेरे दोस्त बन के तैयार हो गया है। ये हमारा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं? ए बी को पी पर, ए बी को पी पर टच किया, बी सी को क्यू पर टच किया, यहाँ सी डी को आर पर टच किया और ए डी को मेरे दोस्त एस पर टच किया। ठीक, अब क्या देख रहे हो भाई? हमें दिया हुआ है ए डी का मान 24, ये पूरा दिया हुआ है 24। ओके, हम फिर देख रहे हैं ए बी का मान 27 है, ये पूरा का पूरा हमारा 27 है। और कुछ दिया है, डी आर बराबर 6, डी आर ये मेरा 6 है। अब आपको एक बात बताऊं क्या? यहां देखो, सबसे पहले ये मेरे दोस्त हमारा सेंटर है, ये हमारा 90 डिग्री है। थोड़ा दिमाग लगाना, अगर ये मेरा 90 है, ये मेरा सेंटर है,
तो मेरे दोस्त मुझे ही बताओ। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगा, ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगा, ठीक है, इन 90 इन 90 इन 90, तो मजबूरी में इसको भी 90 होना पड़ेगा। चतुर्भुज के चारों कोण हमारा 360 हो गया, चतुर्भुज के चारों कोण 360 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह से आपने ये देखा कि रेडियस कारण 90, रेडियस कारण 90, क्वेश्चन में 90 दिया था, 90 90 90 270, तो इसको 90 होना पड़ेगा तभी 360 होगा। और ये मेरे दोस्त हमारे पास क्या है, सेंटर है। अब बताओ, इधर भी मेरा रेडियस हो गया, इधर भी मेरा रेडियस हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? सेंटर से परिधि रेडियस, सेंटर से परिधि रेडियस। दूसरी बात, दो लगातार भुजा बराबर प्रत्येक कोण 90, ये वर्ग है, तब तो ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा। मुझे परिधि चाहिए तो सिर्फ रेडियस ही फाइंड करना होगा, ठीक है। दूसरी बात, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान होती है, यानी इधर 6 है तो इधर भी 6 होगा, 24 में 6 है तो ये मेरा 18 हो जाएगा, और यदि ये 18 है तो ये भी 18 होगा, पूरा 27 में अगर 18 है तो मेरा 9 हो जाएगा। लीजिए आर का मान 9 आ गया। मुझे वृत्त की परिधि चाहिए, सर्कमफेरेंस, तो ये तो 2 पाई आर होना है, 2 पाई आर का मान 9 कितना हो जाएगा, 18 पाई। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 18 पाई। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट ट्रिक कराओ सर। मेरे दोस्त एक बात बताऊं, जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कंपटीशन का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हम लिखें कि ये लो ट्रिक वो लो ट्रिक, आप बहुत खुश हो गए, तो ये लो ट्रिक वो लो ट्रिक वाले ही क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए तो कंसेप्ट के साथ, आपको सिंपलेस्ट कंसेप्ट चाहिए। मैंने पूरी मैथमेटिक्स की जर्नी में कहीं भी ट्रिक वर्ड नहीं लिखा, बिना ट्रिक वर्ड लिखे पूरे मैथ्स चल जाता है, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त थोड़ा सा चीजों पर ध्यान दो और समझो। अब इसको देखो, ये क्या है अपना, ये हमें कह रहा है कि उस पॉइंट, उस बिंदु का अनुपात ज्ञात करें जहां रेखा 3x + 2y = 17, 2,5 और 5,2 से निर्मित खंड को विभाजित करती है। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, क्या 2 पॉइंट है हमारे पास, 2 पॉइंट, एक पॉइंट हमारा 2,5 है और दूसरा पॉइंट हमारा 5,2 है। क्या कहा गया? हमें कहा कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक दूसरी लाइन जिसका इक्वेशन है 3x + 2y - 17 = 0, हमें कह रहा है ये भाई, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को, ये जो लाइन है वो किस रेशियो में बांट रही है, m/n, किस रेशियो में बांट रही है, यही हमसे पूछा गया। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को, ये जो हमारी दूसरी लाइन है, किस रेशियो में बांट रहा है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखो, ये डायरेक्ट रेशियो आप निकाल सकते हो एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करके। डायरेक्ट कंक्लूजन लिखाता हूं, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, ये जो पहला पॉइंट है ना, उसका XY इसमें पुट करके ऊपर लिखो। तो ध्यान दो, x का मान 2 है, हो जाएगा 3 दूनी 6 + 2 × y के जगह पर क्या रखोगे 5, और -17 है तो -17। क्या किया आपने, पहला पॉइंट का XY इसमें पुट करके ऊपर लिख दिया, अब दूसरे पॉइंट का XY पुट करके नीचे लिख दो। 3 × x हमारा 5 है + 2 × y हमारा 2 है और -17। बस एक काम करना, मेरी ओर से माइनस का साइन लगा लेना, तुरंत आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है, तुरंत कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे। तो देख मेरे दोस्त, 6 और 10 26, तो यहां देखो 6 और 10 16, 16 में 17 गया, तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा -1 बाई 15 + 4 19, 19 में 17 जाएगा 2, यानी फाइनली 1:2 होगा। तो 1:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, 1:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे दोस्त ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। ऐसे ही लगातार बने रहो, लगातार काम करते रहो। टाइम कम मिलता है, हम भी जानते हैं,
टाइम कम मिलता है मुझे पता है, लेकिन एग्जाम के सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, ये आपको भी पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ पर 18 से 19 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको 10 से 15 सेकंड में बनाया जा सकता है। ठीक है भाई। और 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बाकी के मान लो कि 6 क्वेश्चन अगर है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको बनाने में 1-1 मिनट लगेंगे। ठीक है। और बाकी के 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको हो सकता है बनाने में 1 मिनट से ज़्यादा भी लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा भी लगेगा। यह है एग्जाम की कॉम्बिनेशन, और ये मुझे अच्छी तरह पता है। ठीक है। बाकी कहो रट के आऊं, कुछ भी पढ़ा के चले जाऊं, मजा तो बहुत आएगा लेकिन मजा नहीं आएगा क्यों, जब सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। तुझे क्या लगता है मैंने बस ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया है? मुझे नहीं पता है, मुझे सब पता है। अब ये देखो मेरे दोस्त, हमें कहा कि इन दोनों के प्रोडक्ट में शून्यों की संख्या क्या होगा। अगर आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ जीरोस के लिए 2 और 5 की संख्या देखना जरूरी होता है। एक काम करो, सबसे पहले इसमें 8 की पावर 121 कॉमन आ जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा, 8 की 2 पावर, यहाँ से 8 की 1 पावर, और यहाँ से हमारा 1। अब यहाँ देख लो, 3 की पावर 221 कॉमन आएगा, यहाँ 3 की 2 पावर रहेगी, 3 की 1 पावर रहेगा, और ये मेरा 1 हो जाएगा। ये मेरे दोस्त 8 की पावर 121 को 2 की पावर 363 कह सकते हैं। 64 में 8 चला गया, ऐसा करो 64 में 9 हटा दो, सीधा हो जाएगा 55। और मेरे दोस्त ये नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या में 3 का कोई रोल नहीं है, हटा दो सीधे। 5 5 में 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा। आप यहाँ देखो 2 की पावर 363 हो गया, जबकि 11 गुने 5, और मेरे दोस्त यहाँ पर 5। आप अगर देख सकते हो मेरे दोस्त ध्यान से, 5 तो केवल 2 ही पीस है, 5 तो केवल 2 ही पीस है। अब 2 ढेर सारा है, उससे क्या फर्क पड़ता, 5 तो 2 ही है। अगर मैं 2 और 5 का पेयर लगाने जाऊंगा तो 2 और 5 का मुझे यहाँ पर 2 ही पेयर दिखेगा, 2 और 5 का मुझे 2 ही पेयर दिखेगा, केवल 2 पेयर है ना भाई। और आपको पता होगा यहाँ पर 2 और 5 के 2 ही पेयर दिखेंगे, तो 2 और 5 में जिनकी संख्या कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से बनेगा, 1 जीरो यहाँ से बनेगा, तो मेरे दोस्त हमारा कितना बन जाएगा, 2 जीरो बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितने होंगे 2 जीरो बन जाएंगे, 2 जीरो बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो सकता है। इसको देखो, डेली के आप 10 बजे मेरे साथ जुड़ जाना, मैं क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाऊंगा, धीरे 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 और बढ़ाऊंगा। केवल वही क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे आपका मेरिट छूट जाता है, यानी जिसको नहीं बनाने के कारण एग्जामिनेशन में आपका मेरिट नहीं बनता। मतलब मेरिट बनाने वाला सवाल, केवल वही कॉम्बिनेशन लेके आऊंगा। अब ध्यान दो, कह रहा है कि एक किताब पर छूट बिक्री मूल्य का 30% है। ठीक है, छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आपस में इक्वल है। मेरे दोस्त हमें कहा गया कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट आपस में इक्वल है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूं। क्या डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट इक्वल होने का मतलब, अगर डिस्काउंट परसेंट हमारा 20% है तो प्रॉफिट परसेंट भी 20 ही होगा। तब तो मेरे मित्र फ्रैक्शन 1/5 इधर होगा, तो फ्रैक्शन 1/5 इधर भी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज में इक्वल है तो फ्रैक्शन में भी इक्वल ही होगा, क्योंकि इक्वल फ्रैक्शन के ही परसेंटेज इक्वल होंगे। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी आप घबराओ मत। कह रहा है क्या, छूट जो है वो बिक्री मूल्य का 30% है। देख मेरे दोस्त, आप कोई भी चीज जो है ना, पहले खरीदते हो, फिर एमआरपी बनाते हो, और फिर उसे मेरे दोस्त बेचते हो। स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट वो मेरे दोस्त एसपी का 30% है, एसपी का 30%। अब यहां से मैं अगर देखने चला जाऊं तो डिस्काउंट और अपॉन एसपी क्या नजर आएगा, ये 3/10 नजर आएगा। यानी आप ये कह सकते हो
3 की डिस्काउंट देने के बाद 10 में सेल किया गया, 10 में सेल किया गया 3 डिस्काउंट देने के बाद। तो आप ही सोचो, 3 डिस्काउंट देने के बाद अगर 10 में सेल किया गया, इसका मतलब एमआरपी तो 13 ही रहा होगा, तभी तो 3 का डिस्काउंट दूंगा तो ये 10 में सेल करूंगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त मैं आपसे क्या पूछता हूं वो थोड़ा सा देखना। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मित्र मुझे ये बताओ, आखिर डिस्काउंट का फ्रैक्शन, मतलब डिस्काउंट का यदि हम फ्रैक्शन पूछने चले जाएंगे तो क्या बताओगे? तो डिस्काउंट तो दिया जाता है एमआरपी पर, तो मित्र मेरे डिस्काउंट जो दिया गया 13 का चीज 10 में बेचा गया, यानी कि डिस्काउंट दिया गया 3 का। किस पर? तो मित्र मेरे 13 पर। यानी आपने ये देखा कि सर हमें पता था कि डिस्काउंट और प्रॉफिट का अगर परसेंटेज इक्वल है, यानी सेम परसेंटेज है, तो फ्रैक्शन भी इक्वल होगा। तो डिस्काउंट का फ्रैक्शन अगर हम जान चुके हैं कि 3 डिस्काउंट दिया जाता है 13 पर, यानी डिस्काउंट का फ्रैक्शन अगर 3/13 है, तो मित्र मेरे प्रॉफिट का फ्रैक्शन भी 3/13 ही होगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट 3 का, अगर प्रॉफिट का फ्रैक्शन जब ब्रेक करते हैं तो ऊपर हमें प्रॉफिट दिखता है और नीचे हमें सीपी दिखता है। यानी आप डायरेक्ट डायरेक्ट ये कह सकते हो कि सीपी मेरे दोस्त हमारा 13 है, जिसमें 3 का प्रॉफिट लेना है, इसका मतलब एसपी क्या रहा होगा? 16 रहा होगा। ठीक है, तो एक तरफ से सीपीएसपी 13 और 16 नजर आ रहा है, और एक तरफ से एमआरपी और एसपी जो है वो मेरे दोस्त 13 और 10 नजर आ रहा है। तो मेरा कहना सिंपल सा है कि ये जो हमारा एसपी है और ये जो हमारा एसपी है, क्या ये इक्वल होना चाहिए या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक ही बार वस्तु बेचा गया तो एसपी इक्वल होना चाहिए। तो देखिए जरा, 10 और 16 इक्वल तो नहीं है, इक्वल करेंगे कैसे? तो 10 और 16 का एलसीएम 80, 80 बनाने के लिए 8 से गुना, 80 बनाने के लिए 5 से, वहां 5 से तो यहां भी 5 से करेंगे, यहां 8 से तो यहां भी 8 से करेंगे। ठीक है, क्या आप कहा गया मुझे? मुझे कहा गया डिस्काउंट और सीपी का रेशियो क्या होगा। तो मित्र मेरे देखो, अब डिस्काउंट और सीपी का रेशियो लेंगे, तो सीपी तो मुझे दिख रहा है 13×5 = 65। रही बात डिस्काउंट की, तो 13×104, 104 की चीज़ तो अगर 80 में बेचा जाएगा तो डिस्काउंट 24 का हो गया। तो मित्र मेरे ये हमारा डिस्काउंट 24 का हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 24:65। 24:65। ठीक है भाई। तो कुछ क्वेश्चन होंगे इस ढंग के, टेक्निकल होंगे, जहां पर आपको टेक्निकल अप्रोच लेना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन यूं ही यूं 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 थोड़े उड़ा दीजिएगा। अब देखिए ये सवाल क्या है, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। कह रहे दो संख्या का, सेकेंड लास्ट सवाल है ये, इसके बाद एक और सवाल है केवल। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल और अंतर इतना और इतना है। कह रहे उनमें से एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखे मेरे दोस्त, एलसीएम प्लस एचसीएफ ये हमारा है 512, और एलसीएम माइनस एचसीएफ ये हमारा कितना है? 496। आप देख लीजिए, एलसीएम एचसीएफ का योगफल ये है मेरा, एलसीएम एचसीएफ का अंतर ये है मेरा। ठीक है मेरे दोस्त, आप इसे सॉल्व कीजिए। एचसीएफ से एचसीएफ चला गया, 2 × एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 2 8, 9 1 10, और मेरे मित्र 9 1 10। यहां से एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम हम देखने जाएंगे तो ये हो जाएगा 504। अब आप बताइए कि एलसीएम हमारा 504 हो गया और एलसीएम प्लस एचसीएफ 512, 512 में से अगर ये 504, तो मित्र मेरे ये कितना होगा? 8 हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है? लीजिए, आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और इंटू एलसीएम। जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, यहां से 8 9 72, 9 5 45, 9 6 54, यानी दूसरी संख्या हमारा 56। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आओ मेरे दोस्त ध्यान से देखो। अब इसको देखो मित्र, ये क्या है मेरा? ये क्या है?
सेकेंड लास्ट सवाल है ये, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा कि एक जार में ए और बी का रेशियो 4:1 के अनुपात में है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर बी डाला जाता है तो ए और बी का रेशियो ये हो जाता है। मिश्रण में शुरुआती में ए कितना था। अब देखिए ए और बी का इनिशियल रेशियो 4:1 है। हमें कहा इनमें से 10 लीटर मिक्सचर आप निकाल लीजिए और वापस 10 लीटर आप बी डाल दीजिए, 10 लीटर बी डाल दीजिए। जैसे ही आप 10 लीटर बी डालते हैं तो ये रेशियो हो जाता है 2:1। मेरा सवाल सिंपल सा है मेरे दोस्त, आप जब 10 लीटर निकालें, मिश्रण अपने आखिरी बूंद तक उसी रेशियो में रहती है जिस रेशियो में उसे मिलाया जाता है। अगर 4:1 के अनुपात में है तो उसमें 10 लीटर निकाल भी लेंगे तो 4:1 ही रह जाएगा। लेकिन आप वापस 10 लीटर बी किए जिसके कारण ये चेंज हो गया। तो चेंज हुआ बी के कारण, बी में परिवर्तन चलेगा, ए में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तब तो ये 4 है तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, 2 से गुना, इधर 2 से तो इधर भी 2 से करना होगा। अब आप ही बताओ, ये 1 था मेरे दोस्त, 2 हो गया, तो कितना बी को बढ़ाया गया, 1। और यही जो बी को आपने 1 बढ़ाया है, ध्यान से देखना, यही जो आपने बी को 1 बढ़ाया और रियल में बढ़ाया कितना था, 10 लीटर। जब 1 का मान 10 लीटर है तो मित्र मेरे मुझे ये बताओ, जब 1 का मान हमारा 10 लीटर है तो इनिशियल में अगर हम ये भी निकालना, इनिशियल मिक्सर निकालना चाहेंगे, 4 और 1 5, 1 का मान अगर 10 तो 5 का मान हो जाएगा 50। लेकिन ये 50 कब, 10 निकालने के बाद, 10 जोड़ दो हो जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर 60 नहीं हुआ, इनिशियल मिश्रण हो गया। हालांकि इनिशियल मिक्सर आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी, क्योंकि 10 रिटर्न करने के बाद इसका रूप तो ऐसे बदल गया ना, 10 निकाले 10 घट गया, वापस 10 डाल दिए, वजन बराबर हो गया, लेकिन रूप बदल के यहां आ गया। तो वजन बराबर होने के बाद ये रूप है, यहां से एक ही बार में आ जाएगा। 4 और 2 6, 1 का मान 10 तो 6 का मान हो जाएगा 60। यानी कि इनिशियल में मिश्रण की मात्रा 60 लीटर है, लेकिन हमें चाहिए शुरुआती में ए का मात्रा। लीजिए शुरुआती में ए कितना, 4, कितना के मिश्रण में, 5 के मिश्रण में, बताइए 60 में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 48। तो 48 लीटर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 12 चौको 48, 2:3 होगा। ओ माय गॉड, यहां पर 2:3 है। सॉरी मेरे दोस्त, ये पूरा सत्यानाश हो गया, ये पूरा सत्यानाश हो गया। 2:3 था, मेरा भी दिमाग काम नहीं करता है। ध्यान दो मेरे दोस्त, कर देते हैं जल्दी से। ये 4:1 है। इसमें से आप 10 लीटर मिक्सचर निकाले हो और 10 लीटर आप बी डाले, तो ये मिश्रण हमारा हो गया 2:3। अब आप यहां देखिए, रिटर्न बी किए, बी के कारण दिक्कत, बी के कारण चेंजिंग हुआ है, तो बी में परिवर्तन चलेगा। ए को सेम होना चाहिए, नहीं तो सेम करिए, 4 है तो 4 बनाइए, उसके लिए 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि पहले बी 1 था तो बी मेरा 6 है, तो मेरे दोस्त कितना बढ़ाया गया, 5। ठीक है, तो बताइए ये जो 5 आप बढ़ाए हो बी, वो रियल में आप 10, एक रेशियो का मान कितना, तो हो जाएगा 2 लीटर। अब एक रेशियो का मान अगर मेरा 2 लीटर है, ओरिजिनल मिश्रण तो यहां मिल जाएगा, 4 और 6 10, 1 का मान 2 तो 10 का मान 20 हो जाएगा। 1 का मान मेरे दोस्त 2 है, तो 4 और 1 5, यहां से निकालोगे तो हो जाएगा 10। 1 का मान 2 तो 5 का मान 10। लेकिन ये 10 कब, 10 निकालने के बाद, वापस 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 20। तो यहां से भी 20 निकल गया, यहां से भी 20 निकल गया, लेकिन शुरू में ए चाहिए। ए कितना है, 4, कितना के मिश्रण में, 5 के मिश्रण में। बताइए मेरे दोस्त 20 के मिश्रण में क्या होगा, 16 लीटर, 16 लीटर। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आपका आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है मेरे दोस्त।